क्या मैटर एनर्जी है, और अगर है तो क्या इसको एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और अगर मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या एनर्जी को भी वापस मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, उसके बारे में बात की थी और जो उसका ओरिजिन था कि भाई वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और उसमें हमने ये पाया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करती है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब रेडिएशन क्योंकि एनर्जी ही होती है तो हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर, ठीक है। तो भाई इसका टाइटल रहेगा द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो पहले हम बात करते हैं एक बारी मैटर की, ठीक है। हम इनकी भाई जो कोरिलेशन है, जो इनका कनेक्शन है, उसके बारे में बात करने से पहले एक बारी हम इनके बारे में इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, ठीक है, मैटर और एनर्जी के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में। मैटर की जो भाई कन्वेंशनल डेफिनेशन आपने वो सुनी होगी कि भाई कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है और कुछ मास रखती है उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। हमारे चारों तरफ भाई ये जो लैपटॉप है, ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये सब कुछ क्या है, मैटर, क्योंकि इन सभी का एक मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि इन चीज़ों को हम छू सकते हैं, हमारे जो सेंसेस इनको हम भाई फील कर सकते हैं। एनर्जी के साथ ऐसा नहीं होता, एनर्जी को आप टच नहीं कर सकते, एनर्जी निराकार होती है। और अगर मैं भाई जो हमारी सनातन फिलॉसफी होती है, अगर आप उसके बारे में बात करोगे तो वहाँ पर एक बात नहीं बोलते हैं कि परमात्मा साकार भी है और परमात्मा निराकार भी है। तो साकार होने से मतलब क्या है कि क्योंकि मैटर का आकार होता है, मैटर की एक शेप होती है और ऊर्जा को हम टच नहीं कर सकते, उसको हम छू नहीं सकते, तो वो क्या है, निराकार। तो साकार तो एक तरह से मैटर को रिप्रेजेंट करता है और निराकार एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि पहले इनमें से इंसान ने किसको आइडेंटिफाई किया होगा। आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि भाई देखो ये एनर्जी तो स्टार्टिंग से ही है भाई, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है उन्होंने, ये थोड़ी कि भाई सन बाद में आया होगा, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान ने पहले समझना किसको स्टार्ट किया होगा, मैटर को कि एनर्जी को। तो आप ये बताएं कि एक चीज़ जो आपको दिखाई देती है, जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, दूसरी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, इसको आप क्या बोलते हैं भाई, टच नहीं कर सकते, तो ज़्यादा ऑब्वियस कौन सी होगी, मैटर। तो इसीलिए इंसान स्टार्टिंग में क्या बोलता था, मेरे चारों तरफ हर चीज़ क्या है, मैटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे माने कि क्योंकि देखो हर इंसान के अंदर भाई चीज़ों को सीखने की, उनके बारे में जानने की एक लालसा होती है, ठीक है। और इंसान की जो ये जिज्ञासा है, जो उसकी भाई ये क्यूरियोसिटी है, उसकी वजह से ही हमारे पास आज जो नॉलेज है उसका एक बिल्कुल एक इतना बड़ा डेटाबेस है जिसने हमारी लाइफ को, हमारी भाई जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इतना भाई इसको एक एडवांस लेवल पे लेके आई है। तो आप सबसे पहले अपने चारों तरफ क्या देखते हो, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है यूनिवर्स, ठीक है। देखो मैं मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, उसको मतलब मैटर के बारे में समझने के लिए आप थोड़ा एक बारी यूनिवर्स के बारे में बात करो। तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस आपके अराउंड क्या चीज़ है, यूनिवर्स, जो आपको नज़र आता है। और मैं आपसे ये पूछूं कि यूनिवर्स के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो यूनिवर्स के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे भाई पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, उसमें आपने भाई पढ़ा भी होगा, उसमें आपकी डार्क एनर्जी है, आपका डार्क मैटर है, और आपकी ऑब्जर्वेबल एनर्जी और ऑब्जर्वेबल मैटर जो बहुत थोड़ा हिस्सा होता है। तो यूनिवर्स का एक जो कन्वेंशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूनिवर्स के, वो होते हैं मैटर एंड एनर्जी। उसमें डार्क मैटर आपका, उसमें आपकी डार्क एनर्जी, और जो आपका ऑब्जर्वेबल मैटर है और ऑब्जर्वेबल एनर्जी है। लेकिन एक नॉन कन्वेंशनल सेंस में, एक डायनामिक पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपसे बात करूं, तो यूनिवर्स को आप एक तरह से क्या कलेक्शन ऑफ फिनोमेना नहीं मान सकते कि आपके चारों तरफ भाई दुनिया भर की घटनाएं होने लग रही हैं, ठीक है। मान लिया भाई ये पंखा है, ये चलने लग जाए, ठीक है, सेब ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये जो आपके अराउंड जो घटनाएं होती हैं, क्या यूनिवर्स में ये नहीं बोल सकता कि भाई
यूनिवर्स एक तरह से कलेक्शन ऑफ फिनोमेना है और हर फिनोमेना को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, इफेक्ट एंड रीज़न। मान लिया यहाँ पर एक बोतल रखी हुई है और मैं एक गन से उस बोतल को शूट करता हूँ तो वो बोतल टूट जाएगी ऑब्वियसली। तो जो ये इस बोतल को तोड़ने का जो इफेक्ट है ये किसने प्रोड्यूस किया है? इस बुलेट ने। तो जो ये फिनोमेना है, इस फिनोमेना के अंदर जब बोतल टूटती है, आपने यहाँ से भाई बुलेट फायर की, बोतल वहाँ पर टूट जाती है, तो बोतल को तोड़ने का जो इफेक्ट है ये बुलेट ने प्रोड्यूस किया है। लेकिन क्या ये बुलेट अपने आप, अगर मैं इस बुलेट को यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या ये अपने आप जाके भाई उस बोतल को तोड़ देगी क्या? नहीं, क्योंकि ये मैटर है लेकिन ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि इसके साथ आप काइनेटिक एनर्जी अटैच नहीं कर देते। तो मैटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लेकिन तब जब उसके साथ एनर्जी आप अटैच करते हो। तो बुलेट ने अपना जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है उसका रीज़न क्या हुई? एनर्जी। तो आप ये मानो कि मैटर एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसका रीज़न क्या होती है? एनर्जी। तो उसी तरीके से इंसान ने जब पहले ये देखा ना भाई, इंसान मान ले भाई जब शिकार वगैरह करता था, ठीक है, जो केवमैन था, दीवाना था भाई, वो मान ले उसके पास एक भाला है और उस भाले से उसको किसी जानवर का शिकार करना है, ठीक है। इस पूरी घटना को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ें। मान लिया उसने उस भाले से स्ट्राइक कर दिया, मान लिया भाई उसने वो भाला किसी जानवर के ऊपर मार दिया, तो वो भाला अपना इफेक्ट कब प्रोड्यूस करेगा? क्या वो वहाँ पर रखे रखे ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जब तक उस भाले के साथ आप काइनेटिक एनर्जी अटैच नहीं करोगे ना, तब तक वो अपना ये इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो भाला भाई विजिबल है लेकिन जो एनर्जी है उसको आप टच नहीं कर सकते। एक्शन में आप देख सकते हो कि भाई जब भाले के साथ काइनेटिक एनर्जी अटैच होती है तो वो भाला डेडली हो जाता है, बिल्कुल वो किसी जानवर को, इंसान को भाई मार सकता है, ठीक है, अपना एक बहुत डेडली इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ कब पॉसिबल है? ये बात सिर्फ तभी पॉसिबल है जब भाले के साथ भाई काइनेटिक एनर्जी अटैच होती है। तो इसीलिए इंसान पहले क्या मानता था कि हर चीज़ सिर्फ क्या होती है भाई? हर चीज़ सिर्फ मैटर ही होती है, ठीक है। एनर्जी अपने एक्शन में तो थी लेकिन वो उसको समझता नहीं था। तो पहले इंसान क्या मानता था कि हर चीज़ क्या होती है? सिर्फ मैटर। लेकिन फिर उसने पाया भाई कि मैटर अपने आप में तो किसी काम का है ही नहीं। समझे बात? मैटर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ आप एनर्जी अटैच नहीं करते। तो आप इसको ऐसे देखें कि मैटर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो भाला है वो अपना इफेक्ट, अपना जो डेडली इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन उस डेडली इफेक्ट का जो रीज़न होती है वो एनर्जी होती है। आप समझे मेरी बात? यानी कि रीज़न एनर्जी है और इफेक्ट मैटर ने प्रोड्यूस किया है। तो अगर इसको मैं एक साइकिल में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसका रीज़न एनर्जी होती है, जो जब मैटर के साथ अटैच होती है तो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये पूरी साइकिल ऐसे ही चलती है। तो भाई इफेक्ट कौन करता है? प्रोड्यूस मैटर, जिसका रीज़न क्या होती है? यानी कि यूनिवर्स को अगर आपने समझना है तो आपने भाई जो फिनोमेना है इनको समझना पड़ेगा। और किसी फिनोमेना को आप अगर सुपरफिशियली बात करें तो दो कंपोनेंट्स में आप इसको वही तोड़ सकते हो, इफेक्ट और रीज़न। इफेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैटर। यानी कि इफेक्ट का वही इफेक्ट क्रिएट कौन करता है? मैटर। और उस इफेक्ट का रीज़न क्या होती है? एनर्जी। तो देखो आप आखिर में वहीं पर पहुंच गए कि भाई यूनिवर्स को अगर आपको समझना है ना तो आपको मैटर और एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा। इनको समझे बिना आप यूनिवर्स को नहीं समझ सकते। जो भाई यूनिवर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, क्या बोलते हैं, डार्क मैटर है आपका, डार्क एनर्जी है, और जो आपका ऑब्जर्वेबल मैटर एंड एनर्जी। यानी कि आप एक तरह से इनको, जैसे नहीं हलवे के जो भाई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक, उसमें आपका भाई जो रवा है या आपके भाई जो किशमिश है, बादाम है, काजू हैं, ठीक है, घी है, पानी है, ये जैसे हलवे के कंपोनेंट्स होते हैं वैसे यूनिवर्स के आप क्या इंग्रेडिएंट्स मान सकते हो? मैटर एंड एनर्जी। और ये मैंने आपको बताया भाई क्योंकि मैटर साकार है तो ये ज़्यादा ऑब्वियस है, समझो। पहले आप इसी को समझते हो। तो इंसान पहले क्या मानता था कि भाई सिर्फ क्या होता है? मैटर। बाद में इंसान ने क्या देखा कि मैटर अपने आप में कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता
जब तक कि उसके साथ एनर्जी अटैच नहीं होती है। लेकिन फिर आपने भाई एक इक्वेशन सुनी होगी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, बड़ी रिवोल्यूशनरी इक्वेशन है ये, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पर E तो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, m है मास और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन ये कहती है कि मैटर एंड एनर्जी दीज टू क्वांटिटीज आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को आप वापस मैटर में कन्वर्ट। तो अगर ये बात हम मान लें कि भाई ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो फिर तो ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी कि भाई मैटर अलग है और एनर्जी अलग है। कैसे? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, एक बार हम इसका जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या कोई फिनोमेना ऐसी है जिसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता भी हो? ये आपको भाई डिटेल्ड तो आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद हो, आपने वही अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, तो न्यूक्लियर फिजन नाम की एक फिनोमेना होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है कि यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से आप एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करते हो, और ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब उस न्यूक्लियस से टकराता है तो वो उसको दो टुकड़ों में तोड़ देता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि जब इन दोनों का मास ऐड किया गया, इनके रिएक्टेंट्स का मास, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स का मास, और इनका मास चेक किया गया, तो ये पाया कि वही रिएक्टेंट्स का मास यानी कि यूरेनियम 235 और इस एक न्यूट्रॉन का मास का जो सम है वो ज़्यादा है बेरियम, क्रिप्टॉन और इन 3 न्यूट्रॉन के मास के सम से, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर एक तरह से मास डिसअपीयर हो गया भाई। अब आपको ये चीज़ तो भाई अगेंस्ट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बिल्कुल अगेंस्ट है। आप जो 11th क्लास में आप एक पढ़ते हो ना भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहते हैं कि भाई मास रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि रिएक्टेंट्स का मास हमेशा बराबर होएगा प्रोडक्ट्स के मास की। लेकिन वो चीज़ केमिकल रिएक्शंस के लिए है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नहीं हुई। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपको साफ पता लग रहा है भाई कि यहाँ पर मास डिसअपीयर हो रहा है, मास यहाँ पर एक तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। और अगर मास कम होता है, यानी कि मास अगर डिसअपीयर होता है, और मास क्योंकि सिर्फ मैटर का ही हो सकता है, तो यानी कि यहाँ पर मैटर क्या हो गया, एक तरह से डिसअपीयर हो गया, मैटर यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये ताज्जुब की बात है, लेकिन ऐसा होता है भाई। तो इस फिनोमेना के बाद जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको रिफाइन करना पड़ता है। आज हम ये नहीं बोलते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी मास कंजर्वेशन। ये सभी रिएक्शंस के लिए लागू रहेगा कि भाई रिएक्टेंट्स का एनर्जी प्लस मास हमेशा बराबर रहेगा प्रोडक्ट्स के एनर्जी प्लस मास। समझ में आ रहा है आपको ये? गुड। तो आप ये कहोगे भाई न्यूक्लियर फिजन के अंदर मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, लेकिन इसका रिवर्स भी क्या ट्रू है? क्या इसका रिवर्स भी होता है कि एनर्जी भी क्या मास में कन्वर्ट होती है? अब ये वही फिजिक्स की फिनोमेना है, या आप फिजिक्स में पढ़ते हो, आपने शायद आपकी जो बीएससी है वहाँ पढ़ी भी हो, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिजिक्स में आपने एक फिनोमेना पढ़ी होगी पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिलीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, अब इलेक्ट्रॉन का मास आपको वही पता होगा 9.1 × 10⁻³ kg होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास नॉन जीरो, पॉजिट्रॉन का मास भी नॉन जीरो। अच्छा, ये बात आपको वही मालूम होगी कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, तो पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके अलावा? जैसे इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। इसका एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ये आपको भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि भाई एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक जो फोरी आइडिया है, जो बेसिक आइडिया है, मैं आपको वो प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो होता है, लेकिन पेयर प्रोडक्शन में इस फोटोन से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जिन दोनों का ही मास क्या है? नॉन जीरो। यानी कि यहाँ पर एक मासलेस पार्टिकल से ऐसे पार्टिकल्स बनने लग रहे हैं, एक एनर्जी पार्टिकल से ऐसे पार्टिकल बनने लग रहे हैं जिनका मास है। यानी यहाँ पर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मास के अंदर। तो न्यूक्लियर फिजन तो किसका एग्जांपल होता है? मैटर का एनर्जी में कन्वर्जन। और पेयर प्रोडक्शन भाई किसका एग्जांपल हो गया कि एनर्जी का वापस मैटर में कन्वर्जन। तो इसके बाद भाई तो हम ये कह सकते हैं
कि मैटर और एनर्जी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपने वो ये चीज़ देखी कि शुरुआत में इंसान क्या मानता था कि सिर्फ मैटर ही एकमात्र सत्य है, पदार्थ के अलावा कोई चीज़ सत्य नहीं है। फिर उसने देखा भाई कि मैटर यानी कि जो पदार्थ है वो अपने आप में तो किसी काम का है ही नहीं, वो तो काम का तभी तो होएगा जब उसके साथ वही आप एनर्जी अटैच करोगे। तो शुरुआत में इंसान क्या बोलता था कि सिर्फ मैटर होता है, बाद में इंसान ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैटर एंड एनर्जी। और जो इक्वेशन थी E = mc², जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी E = mc², इस इक्वेशन के बाद तो भाई एक तरह से हर चीज़ बिल्कुल चेंज होगी। इसके बाद तो भाई दुनिया बिल्कुल ही बदल जाती है। तो इसके बाद तुम क्या कहते हैं कि भाई मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को आप वापस मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैटर एनर्जी है और एनर्जी मैटर है। समझे बात ये? तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपको कुछ भी डाउट्स हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।